हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब इस वाले वीडियो में हमारे ज्वेलरी सेक्टर की एक कंपनी है डीपी आभूषण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इस कंपनी को मैंने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको इस बिजनेस का पूरा बिजनेस मॉडल, क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो समझा दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि तब से लेके अभी तक में ये जो पूरे हाई गोल्ड प्राइसेस वाला इन्वायरमेंट चल रहा है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। जस्ट एक ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूँ। बिजनेस कहाँ से इमर्ज किया है। ये बिजनेस आपका जो सेंट्रल इंडिया है, जो आपका एमपी, यूपी और जो राजस्थान का एरिया हो गया, नीमच, कोटा, इंदौर, बांसवाड़ा, धर, ये सब जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली काम करता है। सो दिस इज अ रीजनल प्लेयर। 4-5 जनरेशन में इनके जो मिस्टर कटारिया, उनकी 4-5 जनरेशन है, वो चल रही हैं। वही लोग ये बिजनेस को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 80-90 ईयर्स का इनको बेसिकली एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक योर कंपनी पीएन गडगिल। सो ये इनका बैकग्राउंड है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा सेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो ज्वेलरी, जब भी आप ज्वेलरी कंपनीज को देखते हो ना, तो इंडिया में आपको दिखेगा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ छोटे प्लेयर्स हैं। आपको ये दिखेगा कि कुछ रीजनल प्लेयर हैं, वो भी काफी अच्छा नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, कल्याण एंड टाइटन, वो भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल ऑन अ सेक्टरल बेसिस आपकी आराम से जो आपकी ब्रांडेड कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, वो आराम से आपके 20% पे तो ग्रो कर ही रहे हैं। दैट इज अ थिंग। अब आपने देखा पिछले कुछ समय से ज्वेलरी प्राइसेस, गोल्ड की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उससे क्या होता है, आप जो कंपनीज के नैरेटिव से देखोगे ना, हर कंपनियां, हर बिजनेस जो जिस तरह की बातें करता है, आपको डिस्पाइट बीइंग इन द सेम सेक्टर आपको बहुत अलग ओपिनियंस दिखेंगे। ठीक है, तो जब आप कल्याण ज्वेलर्स को देखते हो, जब आप पीएन गडगिल को देखते हो, जब आप सेनको को देखते हो, और जब आप डीपी आभूषण को देखते हो तो आपको बहुत अलग तरह के नजरिए मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जिन तरह के कस्टमर्स को सर्व करते हैं ना, वो अलग अलग होता है। क्लियर? अब मैं आता हूँ, इस पूरा डीपी आभूषण की बात करते हैं। तो जो डीपी आभूषण है ना, जिस एरिया में सर्व कर रहा है, सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में, तो आपने आरबीजेड को भी देखा होगा, वो गुजरात में सर्व करता है। ठीक है, तो वहां पे भी हमें इश्यूज दिखे थे लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने भी बोला था क्वार्टर 2 में हम अच्छा करेंगे, देखते हैं उनके नंबर्स जो आते हैं। मैं तो बेसिकली पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है, इनके जो कस्टमर बेस है, इनको गोल्ड प्राइसेस के इंक्रीमेंट होने से जो दिख रहा है इम्पैक्ट, वो काफी ज्यादा है। जस्ट लाइक आपने सेटको गोल्ड में भी थोड़ा सा ये वाला इम्पैक्ट देखा था। वहीं जब मैं बाकी कंपनीज को देखता हूँ, आपकी कल्याण वगैरह, तो वहां पे इसका इम्पैक्ट तो है, बट आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है ना, क्योंकि उन कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ तो कम हुआ है। बट इस कंपनी के केस में जब आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हो, अगर मैं सीधे बोलूँ, तो क्वार्टर 1 में इनका वॉल्यूम डी ग्रोथ जो हुआ था, वो 15% के आसपास हुआ था। और जो क्वार्टर 2 में इनका जो डी ग्रोथ हुआ है, -30% का डी ग्रोथ हुआ है। ऑफकोर्स द रीजन विच दे आर गिविंग कि भाई 40 से 45% हमारा गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है। ठीक है, अब यहीं पे जब मैं इस कंपनी को देखता हूँ, तो मैं तो एज अ आउटसाइड व्यूअर, मैं तो सारी सारी कंपनीज को देखता हूँ। वही पीएन गडगिल हो गया, या फिर इतनी सारी आपके बी टू बी कंपनीज है, सब लोग वॉल्यूम में ग्रोथ स्लो डाउन तो दिखाता है, बट डी ग्रोथ तो नहीं दिखाता है। फर्स्ट थिंग आपको वो नोट करना है। तो अगर अगर आप इस कंपनी को ओवरऑल H1 में देखोगे ना, तो ये कंपनी का -20% का वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ये चीज है। अब ये कंपनी और क्या कहती है, कारण कुछ देती है कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो ये लोग कहता है कि भाई सिंस प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होती है, एक तो सिंस उसकी जो वॉलेट शेयर, मतलब उसका जो पॉकेट है, वॉलेट है, उसकी साइज तो चेंज होती नहीं है। तो वो तो बेचारा, उसका जो बजट है वो तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। और कई बार वो अपने परचेसेस को डिले कर देते हैं कि भाई कल को प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी, तब हम आगे जाके परचेस करेंगे, है ना। तो उसके कारण द सेम नैरेटिव द कंपनी वाज गिविंग इन द क्वार्टर 1 एज वेल एज द सेम नैरेटिव इज गिविंग इन क्वार्टर 2 एज वेल, कि भाई कम ग्रोथ डिलेड है, तो उसके कारण हमको थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है। ठीक है, बट अगर आप ये लोग ओवरऑल आउटलुक की जब बात करते हैं, तो कंपनी का वही नैरेटिव है जो जनरल हम पूरे ज्वेलरी सेक्टर में देखते हैं कि भाई डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। और साथ ही साथ जो फैशन ज्वेलरी है, आपकी जो मिलेनियल्स जेनजी कस्टमर्स होते हैं, वो लोग आपका फोकस कर रहे हैं आपकी इन इन चीज़ों पे, जो होती है ना, लाइट वेट ज्वेलरी हो गई 18 कैरेट्स की, 14 कैरेट्स की, डायमंड स्टडिंग हो गई, जो डेली वेयर पे पहन सकते हो आप, मतलब गोइंग बियॉन्ड आपकी जो वेडिंग और फेस्टिव ओकेजन वाली ज्वेलरी होती है। तो उस तरह से सारी की बात करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ है। और बाकी ये लोग कंपनी ये भी कहता है कि हमारा जो डायमंड एज वेल एज जो सिल्वर वाली चीज़ है, उस पर भी फोकस लोगों का बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है। अब ये तो हो गया। अब ये तो मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दिया। अब जब आपने देखा कि नवरात्रि दशहरा का पीरियड था, ये कंपनी कहता है कि हम हमारा जो उस पीरियड में जो जंप दिखा है, वो आपका अराउंड 85% के आसपास दिखा है ना। तो जब आप उस चीज को देखते हो, तो नंबर आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट वो जब आप जंप दिख रहे हो, तो ए फर्स्ट कि लास्ट में जो नवरात्रि का टाइम था वो अलग था। तो वेन यू आर कंपेयरिंग नवरात्रि और दशहरा,
सेल्स को लास्ट ईयर के सेल्स से, तो वहाँ पे तो नवरात्रि था नहीं, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोअर बेस हो गया, तो उस कारण वो इम्पैक्ट जो है आपको काफी ज्यादा दिखता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सिंस ओवरऑल मैंने आपको बोला कंपनी की कैसे वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको कहाँ पे दिखता है? वॉल्यूम डिग्रोथ होता है जनरली ज्वेलरी कंपनीज में। क्या होता है, सिंस आपके कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस होती है, हमारे इंडिया की जो पूरी कंज्यूमर प्रेफरेंस है, गोल्ड और जितनी भी ज्वेलरी है उसको एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह से यूज करते हैं। तो जब आपकी वॉल्यूम में डिग्रोथ होती है तो वो आपकी वैल्यू ग्रोथ से कंपनसेट हो जाती है। तो इस कंपनी के बाद, इस कंपनी का जब आप देखोगे ना, तो वॉल्यूम में, वैल्यू में तो काफी ज्यादा ग्रोथ दिखा है, बट फिर भी वॉल्यूम डी ग्रोथ इतना ज्यादा है कि उसके कारण आपको जो टॉप लाइन है पूरे, अगर आप H1 को देखोगे तो H1 में फ्लैटिस रहा है ईयर ऑन ईयर। हाँ, ऑल्दो अगर आप क्वार्टर टू को क्वार्टर वन से कंपेयर करोगे तो वहां पे इनको आई थिंक कितना इंक्रीमेंट दिखा है, 30-40% के आसपास इंक्रीमेंट दिखा है, ठीक है। बट अगेन वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और फिर भी उसके बाद भी मुझे इसके नंबर एकदम अच्छे नहीं लगते हैं। वाई? अब मैं कुछ और रीजन पे आता हूँ। ओके, उस पर आने के पहले कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या किया है, अभी तो कंपनी रीजनल प्लेयर है, ठीक है, तो उसके कारण कंपनी फोकस कर रही है आपकी मार्केटिंग पे, है ना, प्रमोशनल हो गया, एग्जीबिशन लगाती है, तो वहां पे भी कुछ स्पेंडिंग है इस कंपनी की। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों की, तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो इनका EBITDA मार्जिन जब आप देखोगे इस कंपनी का, तो आपको दिखेगा कि मार्जिन पे बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप है। उसके कारण आपको जो इनकी EBITDA पे ग्रोथ है वो आई थिंक 70-80% दिखेगी, और पैट तो आई थिंक आपको डबल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहीं पे आपको मैं और पूरे सेक्टर के बारे में बताता हूँ। जब आप इस तरह की छोटी कंपनीज को देखोगे ना, तो ये सारी कंपनीज जनरली आपके गोल्ड मेडल लोन्स पे फोकस नहीं करता है अभी के लिए, ठीक है। इनका केस रहता है आपका नेचुरल हेजिंग का। नेचुरल हेजिंग वाला पॉइंट मैंने आपको 2-3 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। संभव स्टील, ईपैक, संभव स्टील नहीं, ईपैक प्रीफैब में भी किया हुआ है। फिर मैंने आपको उत्सव गोल्ड वाले वीडियो में भी, जो नेचुरल हेजिंग सेक्टर में करते हैं कंपनियां। फिर थोड़ा सा आप सेंको गोल्ड में भी इसका एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि वो लोग अपनी हेजिंग पॉलिसी को थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन उसको चेंज करते हैं। अब जब आप नेचुरल हेजिंग करते हो ना, तो जो आपकी इन्वेंट्री है उस पर आपकी वेटेड एवरेज लगती है। तो इस कंपनी को क्या हुआ है, मान लीजिए इन्होंने 2 से 3 महीने पहले गोल्ड परचेज किया होगा, वहां पे गोल्ड के प्राइसेस कम है, तो वो वाली से मैंने इन्वेंट्री बिल्ड की है, आज तो मेरा इन्वेंट्री का प्राइस ज्यादा हो गया है, तो एक फिक्टिशियस, मतलब मुझे विदाउट डूइंग एनीथिंग मुझे गेन मिल गया है ना। तो उसके कारण इनके जो मार्जिन प्रोफाइल होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने सस्ते में खरीदा और मैंने महंगे पे बेच दिया पब्लिक को, है ना। आज के रेट पे मैंने बेचा, मैंने 2 या 3 महीने के रेट पे गोल्ड उठाया था मार्केट से, है ना, डीलर से, और उसको मैंने आज के रेट पे बेचा, तो इसी कारण आपको दिखता है इंक्रीमेंट। अब ये जो छोटी कंपनियां होती है, रीजनल प्लेयर्स होते हैं जो अभी बहुत सारा मार्केट में एक्सपांड नहीं किए, ये लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं? एक, क्योंकि इनकी इन्वेंट्री कम होती है, ठीक है। जब आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बन जाओगे, कल्याण के टाइप के, है ना, या फिर फॉर योर सेक पीएन गडगिल, 50-60 स्टोर तो हो ही गए आज भी उसके, तो वहां पे सिंस आपकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और आपको कंटिन्यूसली इन्वेंट्री पाइल अप करना पड़ता है, तो वहां पे वो आपके नेचुरल हेजिंग वाला जो प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इससे है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंपनी को लेके कि भाई आप लोग गोल्ड मेडल लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। क्यों? क्यों आपको बताऊं। अभी जैसे देखिए, अभी तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहा है, तो ये जो कंपनी है ना, मैं ये जो कंपनी कहती है कि अभी जो इनकी इन्वेंट्री है वो 93,000 के आसपास इनकी इन्वेंट्री पड़ी है, मतलब पर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 22 कैरेट का, ठीक है। और मार्केट में भी गोल्ड की प्राइसेस कितने चल रही है, 120-125 हजार, मतलब 1,20,000 के आसपास चल रही है। नाउ अगर ये लोग कहते हैं कि मार्केट अगर टूटता है, गोल्ड की प्राइस कम भी होती है, तो 10 से 15% कम होगी, उसके बाद भी हमको इन्वेंट्री पे कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, है ना। वहां पे भी ये लोग पॉजिटिव में ही रहेंगे, क्योंकि इनकी तो परचेज इन्वेंट्री सस्ते दाम की है ना, तो उस तरह से कहते हैं। और दूसरा, ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो 20 से 25% का गोल्ड की प्राइसेस में डिक्रीमेंट उससे ज्यादा नहीं दिखा है। नाउ आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग। वाई? क्यों? क्योंकि आप एक बिजनेस करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं तो मैं इस होप पे नहीं रह सकता कि गोल्ड की प्राइसेस कितनी टूटेगी, है ना। मैं इस होप पे नहीं रह सकता कि हिस्ट्री में कितना कितना गोल्ड की प्राइसेस घटी थी। वेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो आपको तो एक स्ट्रेटेजिक वे में आपको वर्क करना होता है ना। तो दैट्स वाई फॉर द सेम रीजन आई ऑल्सो डोंट लाइक द हेजिंग पॉलिसी ऑफ सेंफो गोल्ड। नाउ अभी के लिए तो इस कंपनी को फायदा हो रहा है अपनी इस हेजिंग पॉलिसी से। आप मान लीजिए कल को एक्चुअली में अनसर्टेनिटी है, नीदर आई नॉट यू कैन प्रेडिक्ट दैट। तो ये जो पॉलिसी है, ये मार्केट को जब इस तरह की पॉलिसीज दिखेगी, तो जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन नॉट असर्टेन की बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ गोल्ड प्राइसेस एंड चेंजिंग देयर मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंगली, है ना। रादर देन जो हेजिंग का जो पर्पस होता है, वो क्यों पर्पस होता क्या है? पर्पस तो ये होता है ना कि आप जो फ्लक्चुएशन होती है प्राइसेस को उसको मैनेज कर सको, ताकि जो आप अपना कोर बिजनेस है आप उसको कर सके। बट इस केस में मुझे ये कंपनी और बाकी कंपनीज में भी दिखता है कि भाई
जो बेसिकली हेजिंग है उसको ये लोग नेचुरल हेजिंग रख देते हैं, और जो प्राइसेस होती है उसके कारण इनको कुछ गेन्स दिखता है। द सेम वाज द केस फॉर क्वार्टर वन ऑल्सो, द सेम इज द केस फॉर क्वार्टर टू ऑल्सो। तो वो चीज़ है। तो ये क्या होता है ना, ये चीज़ आपको सस्टेनेबल नहीं दिखती है। बट अब कंपनी ये कहती है कि मान लीजिए हम जो नए स्टोर्स खोलेंगे, स्टोर्स के बारे में और डिटेल में आता हूँ। तो जो स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हैं ये लोग, तो वहाँ पे बोलते हैं कि जब हम लोग नए स्टोर्स खोलेंगे, अब वहाँ की तो इन्वेंट्री इनको आज के रेट में बिल्ड करनी पड़ेगी, मतलब 1,25,000 के गोल्ड पे। तो अगर वहाँ पे बिल्ड करनी पड़ी तो ये कहते हैं कि हम गोल्ड मेटल लॉस में जाएंगे। तो वो चीज़ है, वो तो हमें आगे आगे जाके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहीं पे बात कर लेते हैं अब आपके इनके जो स्टोर एक्सपेंशन प्लान है उसके बारे में। तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, और आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी इन्होंने कहा था कि हम FY30 तक का जो टारगेट है, अराउंड 40 से 50 स्टोर्स करने की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे ना, तो इनकी कुछ 10 या 11 स्टोर्स हैं, ठीक है। पोस्ट IPO आई थिंक इन्होंने रतलाम में इनका ऑलरेडी एक फ्लैगशिप स्टोर था। रतलाम में एक और स्टोर इन्होंने ऐड किया है। फिर नीमच और अजमेर, अगेन द सेम सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे इन्होंने स्टोर्स ऐड किए हैं। तो अभी तक देखा जाए तो पोस्ट IPO इन्होंने 3 स्टोर्स ऐड किए हैं। इस साल में इनका गाइडेंस था कि हम 5 या 6 स्टोर्स ऐड करेंगे। अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि हम धर MP में आता है, तो MP में धर डिस्ट्रिक्ट में इनका मोस्टली काम हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग उस स्टोर को खोलने की बात करते हैं। इसके अलावा ये लोग 2 जगह इन्होंने अलग-अलग वर्ड्स यूज़ किए हैं। एक बार बोलते हैं 3 या 4 स्टोर्स खोलेंगे, एक बार बोलते हैं 2 या 3 स्टोर्स खोलेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं 3 स्टोर्स और खोलेंगे। तो ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में मोटा-मोटी 3 या 4 से ज़्यादा स्टोर्स नहीं खुलेगा इनका, है ना? तो वो चीज़ है। और इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि भई आगे जाके भी हमारा जो गाइडेंस है, उसपे हम लोग फुलफिल करेंगे। तो इन अ वे अगर आप देखेंगे ना, तो इनको स्टोर एक्सपेंशन का भी जो गाइडेंस है, वो भी इन्होंने कम ही किया है अभी के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इनका जो है वो तो हमें मतलब फ्यूचर में देखने को मिलेगा ना। तो ये सारी चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़, ये जो कंपनी है अभी ये अपने पूरे कोको मॉडल पे वर्क करना चाहता है, मतलब कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। वेरी गुड एग्जांपल इज आपका कल्याण ज्वेलर्स, जो कि आपके कोको से फोको मॉडल पे गया है ना। तो अभी ये कोको मॉडल पे वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स व्हाई, बिकॉज़ अभी तो इनके स्टोर्स उतने ज़्यादा हुए नहीं है, तो इनके लिए फीजिबल है ना। जब बहुत ज़्यादा स्टोर्स एक्सपेंशन करना होगा आगे जाके, तो मे बी ये लोग फोको मॉडल पे जाएंगे, जैसा कि आपका PN गडगिल भी करता है या फिर कल्याण भी करता है। सो दिस वाज अबाउट देयर स्टोर ओपनिंग थिंग्स। अब ये चीज़ हो गया। अब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया है आपके इस चीज़ों पे कि वॉल्यूम डिग्रोथ इतना क्यों आया है, क्यों हुआ है ना। तो ये चीज़ है। अब जैसे बाकी कंपनीज देखेंगे तो वहाँ पे इतना वॉल्यूम डिग्रोथ आपको दिखता नहीं है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट्स आपके इनके PPT से समझाता हूँ, है ना। तो जस्ट अ सेकंड, सो लेट्स गो शेयर द PPT। सो हाँ, यहाँ पे आप आ जाइए। अभी तो चलिए बिजनेस मॉडल ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ इनके स्टोर्स वगैरह के बारे में बता दिया है कि कहाँ-कहाँ पे पूरे सेंट्रल इंडिया में इनके स्टोर्स हैं, है ना। और यहाँ पे अगर हम रतलाम नीमच देखोगे ना, ये जो नीचे के स्टोर्स हैं, ये रतलाम इनका फ्लैगशिप स्टोर है ना, जहाँ पे ये सेकंड स्टोर खुला है। फर्स्ट स्टोर यू कैन सी रतलाम यहाँ पे है, और एक और स्टोर इन्होंने अभी खुला है। नीमच इज अगेन नियर टू चित्तौड़गढ़, वो वाला प्लेस हो गया। अजमेर भी इन्होंने अभी खोला है, ठीक है। तो ये तो इनके स्टोर्स हो गए। अब ओके, यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? क्योंकि आप देखिए, ये कंपनी का है ना, वन ऑफ द मोट क्या था, मतलब कि भाई क्या हमारा सेलिंग पॉइंट है। 2 कंपनीज की नाम लेता हूँ, एक तो PN गडगिल और एक जो आपका ये है DP आभूषण। इस दोनों कंपनी का कन्वर्जन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। बट आप देखिए पिछले FY25 में कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सालों में इनका स्टोर कन्वर्जन घट रहा है ना। अभी देखिए H1 में कितना आया है, 79% आया है। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में भी इसी के आसपास था, 75 या कुछ परसेंट थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इनका जो स्टोर कन्वर्जन है वो कम है ना। अब स्टोर कन्वर्जन कम होता है, इसका एक कारण क्या है? आप जस्ट बहुत ईज़ी है समझना। आप सोचिए, आपके शॉप पे कस्टमर्स आ रहे हैं और आपका कन्वर्जन कम हो रहा है, तो उसका इंडिकेशन क्या है? यू आर सिंपली फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर प्लेयर्स। इसका प्राइम एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। PN गडगिल ने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के बाहर कहाँ पे शॉप खोला है? अपना इंदौर में शॉप खोला है। नाउ इनकी जो शॉप है वो इंदौर में भी है। तो द थिंग इज, इन अ वे, ये पर्सनली मुझे लगता है कि दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इनकी जो कॉम्पिटिशन जो फेस कर रहे हैं बाकी कंपनी से। और बाकी जो इनका सेगमेंट है वहाँ पे तो आपकी अगेन डिमांड में तो स्लो डाउन दिख ही रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज गोल्ड प्राइसेस फॉर दिस पर्टिकुलर ज्वेलरी कंपनी आई एम ट्राइंग टू से। सो ये चीज़ है। अब इसका इम्पैक्ट आपको देखेंगे ना, तो आपको सभी स्टोर्स में दिखता है जो इनके फ्लैगशिप स्टोर्स हैं। ऑल्दो रतलाम इनका फ्लैगशिप है, तो वहाँ पे उतना नहीं दिखा है। वहाँ पे अभी भी इनका ये जो 3 स्टोर्स है ना, रतलाम, बांसवाड़ा, नीमच, ये सब इनके फ्लैगशिप है। नहीं सॉरी, नीमच तो अभी खोला है इन्होंने। तो ये आपको ओवरऑल दिख रहा है कि ओवरऑल जो कन्वर्जन है इनका 79% के आसपास है। अब ये आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ नंबर्स देखोगे आपको इनका, तो आपको दिख जाएगा कि ईयर ऑन ईयर इनका इन 4% का ड्रॉप है। और सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने शायद 30% बोला था, बट वो 79% भी इंक्रीमेंट हुआ है। सो वो चीज़ है। अब और जो उसका इंक्रीमेंट है ना, एक लार्ज चंक उसका आपका वैल्यू ग्रोथ से आया है, ना कि वॉल्यूम ग्रोथ से आया है।
EBITDA पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन पे ह्यूज एक्सपेंशन दिखा है। वाई? अब यही पे मैं आपको और बताता हूँ जस्ट अ सेकंड। तो आपने पैट भी देख लीजिए, पैट में भी इंक्रीमेंट दिखता है आपको, बाकी तो ईपीएस वगैरह तो उसी सेम वे में इंक्रीज होगा। बट आप ये देखिए इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EBITDA मार्जिन पे आपको दिखेगा, ऑल्दो Q1 से Q2 में यहाँ पे जो आपको डिक्रीमेंट दिखा है EBITDA मार्जिन पे, ये क्यों है? मैंने आपको बोला कि जो मार्केटिंग स्पेंड्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज, इन चीजों पे स्पेंड किया है, जिससे बेसिकली ये कहते हैं कि हमारी ब्रांड थोड़ी सी बड़ी है ना, तो वो चीज है, उसी कारण आपको थोड़ा सा EBITDA मार्जिन दिखता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ गया। बट वेन यू विल कंपेयर ऑन द ईयर ऑन ईयर, आपको 3% से दिखेगा कि 7.83% बढ़ गया है। कितना है? लगभग लगभग आप देख लीजिए, ये तो आपका डबल हो गया ना अप्रोक्सीमेट। तो दिस इज कई सारे कारण देते हैं, जिसमें से मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण लगता है दैट इज बिकॉज द इन्वेंट्री गेन्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, कि जो नेचुरल हेजिंग से होता है। इसके अलावा ये लोग जो कुछ कारण देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, वो चेंज हुआ है, मतलब डायमंड ज्वेलरी के से डायमंड जो स्टडिंग पोर्शन है वो बढ़ रहा है। आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाई आई विल जस्ट टेल यू। सिमिलरली आप देख लीजिए बाकी पैट मार्जिन पे भी जो EBITDA का बढ़ावा दिखा है इन्वेंट्री गेन्स के कारण, वो आपको पैट पे भी इम्पैक्ट दिख जाएगा। उसी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे ये कंपनी अच्छा दिखता है, आपको दिखने में अच्छा लगेगा। बट अगेन आपको ये पॉइंट नोट करना है ना कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो EBITDA मार्जिन इनके आए हैं, ये तो इन्वेंट्री गेन्स के कारण आया है ना। क्या ये हर बार आएगा? हर बार तो गोल्ड प्राइसेस वैसे इंक्रीमेंट नहीं होगी ना, तो वो वाली चीज है। तो ये चीज हो गया। अब मैं आपको एक और मार्जिन वाला पॉइंट बताता हूँ। सो जो स्टडीड वाला पॉइंट है, आप ये तो इन्होंने ये बोल दिया यहाँ पे, एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बोला है। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ जैसे ये लोग कहते हैं। हाँ, यहीं पे मैं QIP की बात कर लेता हूँ। तो QIP ये लोग कंपनी कहते हैं कि हम 600 करोड़ का QIP रेज करने की बात कर रहे हैं, जिससे ये लोग आई थिंक इनका जो इंटरनल एक्रूवल है उससे अराउंड 4 से 5 स्टोर्स खोल पाते हैं ये लोग। बट पहले का जो इनका गाइडेंस था, हम बोल रहे थे कि हम, ये लोग बोलते हैं कि हम अराउंड 8 से 10 स्टोर्स खोलेंगे। उसके लिए ये कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। द सेम थिंग विच इज ऑल्सो टॉक्ड बाई आपका PN गडगिल, है ना। तो जैसे वो लोग भी बोलते हैं आई थिंक 10 स्टोर्स खुद से खोल लेंगे, उससे ज़्यादा खुलना है तो हमें QIP की जरूरत है। एंड अनदर थिंग इज कि भाई इस कंपनी का भी अगर आप देखेंगे ना, शेयर होल्डिंग, जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो अराउंड 75% के आसपास है, तो वो काफी ज्यादा है। बट QIP पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा पॉज किया है। पॉज क्यों किया है? पॉज ये लोग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन थिंग विच आई कैन, जो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है अभी इनके काफी उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं इनको, तो मे बी वो भी थॉट प्रोसेस होगा। दूसरा ये भी है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो वो सारी चीजों को ये लोग देखना चाह रहे होंगे कि अभी मार्केट में डिमांड इनके ज्योग्राफी में उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो मे बी दे मे बी इन द वेट एंड वॉच मोड होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना QIP वाला चीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहीं पे भी जो मैं आपके मार्जिन वाले पॉइंट के बारे में बताना चाह रहा था आपको, कि भाई ये लोग जो कहते हैं कि हमारा स्टार्टेड पोर्शन बढ़ रहा है, बट अगर आप ये नोट करेंगे ना, ये जो देखिए डायमंड की जो सेल्स है इनकी, वो घटी है ना, ईयर ऑन ईयर। जब आप इनका Q1 में देखते हो ना, तो वहां पे भी डायमंड की सेल्स घटती हुई दिखती है। तो वेन योर डायमंड का ओवरऑल जो सेल है वही घट रहा है, तो आपके स्टार्टेड पोर्शन कैसे इंप्रूव हो रहे हैं? तो वो एक क्वेश्चनेबल चीज है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि जो इनका पूरा मार्जिन पे इनको मिला है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ योर इन्वेंट्री गेन्स के कारण मिला है ना। अब ये सारी चीजें तो ओवरऑल जो बिजनेस में चल रही है, वो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, है ना। अब मैं इनके गाइडेंस पे आता हूँ। तो H1 अगर आप देखोगे तो वो तो फ्लैटिस रहा है, ठीक है, तो वो तो ओके है। अब जब H2 है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अब अभी अक्टूबर में इनको ट्रैक्शन दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल द फेस्टिव डिमांड्स एंड द सो मेनी वेडिंग्स। 47 लाख वेडिंग्स इंडिया में प्लान्ड है। हाँ, तो जो कि लास्ट ईयर भी था ही काफी ज्यादा, तो वो चीज है। अब इसमें ये लोग जो अपना सस्टेनेबल ग्रॉस मार्जिन वगैरह बोलते हैं, वो अराउंड 8 से 9% के बीच में बोलते हैं। और इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि FY26 हम लोग एंड करेंगे अराउंड 20 से 25% के ग्रोथ पे। अब H1 तो पूरा फ्लैटिस रहा है। अब H2 में ये लोग ओवरऑल ईयर में बोल रहे हैं 20 से 25% ग्रो करेंगे। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कैसे ये लोग ग्रो करते हैं, बिकॉज H1 तो पूरा फ्लैटिस रह गया। तो उसमें, और जनरली H2 आपका हैवी होता है ना, ज्वेलरी बिजनेस के लिए। तो अगेन इनको 30-40% तो ग्रो करना पड़ेगा H2 में, तो वो देखते हैं कैसे नंबर से। ऑल्दो इन्होंने अक्टूबर के लिए कहा है कि हम भाई 30-40% पे ग्रो कर रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा ये लोग परफॉर्म करते हैं उस वाले मेट्रिक्स पे। और EBITDA मार्जिन पे बोला इन्होंने 7 to 8% रहेगा, जो कि अभी जो इनके EBITDA मार्जिन आए हैं उसी रेंज में आए हैं। बट अगेन मुझे देखना है कि जब गोल्ड के प्राइसेस डिप होते हैं, तो वहां पे इनकी EBITDA मार्जिन कैसा रहता है, क्योंकि EBITDA मार्जिन जो है ना, वो पूरा आपको प्ले आउट ऐसे होगा, एक तो स्टडेड पोर्शन बढ़ेगा अगर बढ़ता है तो, और दूसरा गोल्ड के प्राइसेस का कैसे मूवमेंट रहता है, उस दोनों चीज का जो मिक्सर है वो आपको EBITDA मार्जिन पे दिखेगा। तो अभी तो इन्होंने कहा है कि 7 to 8% के बीच में रहेगा, तो दैट पॉइंट वी हैव टू सी। और बाकी ये लोग अभी E-कॉमर्स में जाने की बात करते हैं। ओके, इट इज अ गुड थिंग, कंपनी कहता है कि हम लोग सोच रहे हैं। बट यहाँ पे आई थिंक कि अभी जैसे मान लीजिए अगर इनका E-कॉमर्स है, तो अभी तो ये नेशनल ब्रांड नहीं है, नॉट इवन अ रीजनल ब्रांड, उतने उतने स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्रांड है।
तो जो इनका ट्रैक्शन होना है उस ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म से, आप सपोज कीजिए कि जो एक एमपी का प्लेयर है या फिर जो सेंट्रल इंडिया का प्लेयर है, क्या जो कस्टमर है आपका बिहार या झारखंड में, वहाँ के ई कॉमर्स कस्टमर को ये मतलब वो ले पाएंगे, या फिर जो महाराष्ट्र की जो कस्टमर्स है, या फिर जो पीएन गडगिल हो गया, या फिर कल्याण का कैरेट लेन पूरा जो चल रहा है, तो क्या उन कस्टमर्स को टैप कर पाएंगे? तो वो एक क्वेश्चनेबल फिगर है। मतलब व्हाट आई थिंक कि भाई अभी तो आपके जब उतने नंबर ऑफ स्टोर्स नहीं आए हैं, तो और स्टोर्स होने चाहिए, उसके बाद आप ट्राई करते हैं। बट अगेन लेट्स सी क्या करता है कंपनी, हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा। और क्यूआईपी के बारे में बात कर लिया मैंने, कंपटीशन के बारे में बात कर लिया। कंपटीशन में इनको इंदौर में इन्होंने शॉप खोला है। अगर आप इंदौर का भी जो ओवरऑल सेल्स देखोगे ना, तो वो भी डिप हुआ है। इवन रतलाम वगैरह का भी सेल्स वहाँ पर डिप हुआ है पूरे H1 के अंदर। तो अगेन वो वाली चीज़ है। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में उतना डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगेन आप देख ही रहे हो अभी। तो ठीक है, ये तो इस कंपनी के बारे में हो गया। तो अगर मैं आपको ओवरऑल इस कंपनी का बताऊं, तो नंबर्स मुझे उतने तो कुछ खास लगे नहीं है। बट अगेन कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगा, कंपनी तो ग्रोथ फेज में ही है, क्योंकि सेक्टर में ही पूरा टेलविंड्स है। तो वो चीज़ है। बट द थिंग इज ना, जब मैं इस कंपनी को देखता हूँ, और देन व्हेन आई विल लुक एट अ कल्याण और इवन टाइटन एंड फॉर योर सेक पीएन गडगिल, तो इन कंपनियों में आपको दिखता है कि वहाँ पे वॉल्यूम का तो डिक्रीमेंट हुआ है, बट उसके बावजूद भी कंपनियां काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो ये इंटरप्ले है। तो व्हेन यू हैव अ सो मेनी बेटर एंड बिगर प्लेयर्स, तो उसमें कैसे ये लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ देखना है। सो लेट्स वी विल try to keep tracking this business. So hope you like the video and I have explained all the points. Thank you very much.